बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शफ़क़त हुसैन और न्यूज़ लाइन इंटरनेशनल के मकबूल आम प्रोग्राम सियासी बातें में आज मेरे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ और मारूफ रहनुमा जनाब सैयद आसिफ अली हाशमी, जो इंतहाई कम सिनी में 13 साल की उम्र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता हुए और फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे उन्होंने जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ काम शुरू किया। जनाब आसिफ अली हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ इब्तदाई गुफ्तगू चाहूँगा कि आप गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऐसे है जी कि पीपल्स पार्टी की जो शुरू से बात शुरू होगी तो ये तो एक बहुत लंबी और तवील दास्तान है, और जो श्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ मेरा साथ है और जो उनके साथ में रहा और जो पार्टी ज्वाइन की, जो फ्लैटीज होटल में उनके मैंने टेलीफोन उठाए, नोट किए, उनके साथ दुनिया में गया, मैं उनके साथ अमेरिका, कनाडा, स्वीडन, इटली, जर्मनी, वो कितने मुल्कों में उनके साथ गया और बड़ी कुर्बत हासिल की और रब के फजल करम से उनसे बहुत कुछ सीखा और उनकी सोच को गौर से देखा, उनको काम करते हुए गौर से देखा। और वो तो आप फिर तफसील किसी वक्त मुझसे बाद में कभी इंटरव्यू करें तो मैं आपको उसके बारे में और बड़ी अपनी याददाश्तें आपको बताऊँगा। और बताने की जहाँ तक ये बात है कि पहले जब मैंने उनके साथ काम किया उसके बाद मुझे उन्होंने मुस्तफ़ा ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब के साथ लगा दिया, उनसे बहुत कुछ सीखा और बड़े बहुत ही सही एडमिनिस्ट्रेटर थे, ईमानदार आदमी थे। उसके बाद जब उनकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से कोई थोड़े से इख्तिलाफ़ात हुए तो मैं तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ था। तो फिर उस के बाद शहीद भुट्टो ने मुझे वहाँ नवाब भावलपुर को भी लगाया था, उनके साथ भी मुझे लगा दिया। उसके बाद चूँकि इनकी मुस्तफ़ा साहब की और हनीफ रामे साहब की मुख्तलिफ़ चीज़ों की लड़ाइयाँ होती थी और मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं, वो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। इस तरह फिर उन्होंने मुझे नवाब सादिक हुसैन कुरैशी थे चीफ मिनिस्टर, उनके साथ लगा दिया। फिर इस तरह 5 जुलाई 1977 आई, वो दिन का भी सारा वाक़यात मैं बता सकता हूँ, क्योंकि PNA से वो जो उनकी झगड़ा चल रहा था वो सब सॉल्व हो गया था उस दिन, और उस दिन हम मीटिंग में थे। उसके बाद फिर नावद में और 5 जुलाई 1977 कुछ रात को 4 जुलाई की रात हम उधर थे और 5 जुलाई 12 बजे के बाद जब हम अपने जहाज़ पे लाहौर तक उतरे तो जब तक ये इस तरह हो चुका था। वो एक लंबी तफसील है, वो भी कभी बताऊँगा। लेकिन ये बताऊँ कि फिर मैं सादिक हुसैन कुरैशी साहब के साथ रहा, बहुत ही काम किए, डेवलपमेंट्स के काम किए, दूसरे काम किए। और जब गवर्नर हाउस में था तब भी अल्लाह ताला के फजल से बड़ी पावर थी हमारी उस ज़माने में, बड़ी अपॉइंटमेंट्स भी की, बड़ा कुछ किया। कभी किसी तरह का कोई इल्ज़ाम मेरे पर भी कभी नहीं आया। और बड़ा अल्लाह का फजल से कितने सीक्रेट फंड्स मेरे पास होते थे और बड़े काम होते थे, पोस्टिंग ट्रांसफर्स होती थी, ऐसे महकमे होते थे जिसके अंदर लुक्रेटिव चीज़ें थी जिनको कहा जाता था डेवलपमेंट थी। जैसे मैंने लाहौर में ये कारपेटिंग प्लांट्स मंगाए, जब सड़कें पहले आपको पता कैसे बनती थी बिजली के तौर पर, वो मंगाए। LDA, MDA, फैसला डेवलपमेंट अथॉरिटी, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, मरी कोहटा डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जो मरी कोहटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में तो अगर बात करूँ तो पूरे 4 दिन चाहिए। वो क्यों बनी, कैसे बनी, डॉक्टर गदीर साहब ने हमेशा मेरे बारे में तारीफ़ भी की, उस बारे में हमेशा वो सारी चीज़ें लगी। लेकिन कोई एक पैनी का इल्ज़ाम नहीं लगा, कभी सोच भी नहीं थी। उधर करप्शन का उस ज़माने में कोई नाम लेता भी नहीं था और कोई किसी पर झूठे इल्ज़ाम लगाता नहीं। हाशमी साहब, आपका हमेशा ये दावा रहा है, अक्सर मेरे साथ आपकी गुफ्तगू मैं आपके मुकाम पे आता हूँ, फ़ोन पे भी, तो आप ये बिल्कुल बल्लम बांग दावा है आपका कि मेरे पास सिंगल पैनी भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं है। तो फिर इसकी वजह क्या है कि आपको 1.5 साल जेल में रहना पड़ा? 1.5 साल नहीं, तकरीबन पौने 2 साल, 2 पौने साल ही 2 समझ साल। लें। और फिर उसको भी तो जेल समझें, जो मैं लंदन रहा वो उसको भी जेल समझें, जो मैं दुबई रहा और उसको भी जेल समझें। जो अभी तक जो रोज़ाना जब हम तारीखों पे जाते हैं, जब आपके ऊपर 17 केसेस बनाए हुए होंगे FIA ने भी और नैब ने भी। इस वक्त कितने केसेस हैं? अभी इसको तो अभी डिसीजन तो जो हुआ है वो एक ही केस का हुआ है, और वो केस ये है कि आपने करोड़ रुपए खर्चे और उसमें से जो 34,000 रुपये का 34,000 रुपये का
हमें साफ नहीं मिल रहा। तो मैं मुल्क में नहीं था जब ये केस बना, और उन्होंने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया उसमें मुझे। ये किसने बनाया? ये जी होता था कि वहाँ हमारे साहब मेरे बाद एक चेयरमैन साहब आए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो उनको कुछ सदीकुल फारूक। हाँ, बस वो वही नाम था। तो वो उन्होंने जनाब ना देखा ना आई ना कही ना, और तरह से झूठे केसेस मेरे पे बनाए। मुझे नहीं पता कि मुझे उनको मेरे से क्या नाराज़गी थी। मैंने कभी बात भी नहीं की, बल्कि एक दिन तो मैंने उनके बेटे के अफसोस के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं सुना। तो इसलिए मुझे तो पता नहीं लग सका आज तक कि उनको इस कदर बोदल मशरक जी है। हाँ। और उसके बाद जनाब आप ये देखें ना, अब मैं अगर आपको इस इंटरव्यू में तो सारे अपने केसेस का बताऊंगा तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अच्छा, एक 17 केसेस में से 16 केसेस में से आप बरी हो गए? नहीं, 17 में से ये एक केस में बरी हुआ हूँ अभी। और दूसरे का क्या, ये जो 34,000 रुपये का लगाया कि आपने इतने करोड़ दिए और ये, तो मैं उनको कहता रहा कि जी अच्छा आपने मुझे स्पॉन्सर डिक्लेयर कर दिया है, आपने उन लोगों से अंगूठे देखे हैं उनके, आपने नादरा से चेक कराए हैं कि अगर मैंने गलत लोगों को दे दिए 34,000 रुपये। और तो क्या चेयरमैन देता है? चेयरमैन तो सेंक्शन करता है पैसे। जब आपको ये बताया कि मैंने करोड़ों रुपये सही जगहों पर दिए हैं, तो आपको ये नहीं पता कि 34,000 में से किसी को 3,000, किसी को 2,000, 4,000 ये भी सही होंगे, लेकिन वो तो मैं सैंक्शन करता हूँ, वो नीचे बने देते हैं। लेकिन अब इस पर बहस नहीं करते। अब कल एक केस हो रहा है जो मैंने जुडिशियल फैसला दिया था, शायद उसका कल डिसीजन होगा, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से अब मैं आपको एक चीज़ इस वक्त आज एक या दो छोटे केसेस ले लेते हैं जो भी चल रहे हैं। उनमें एक मेरे पर है जी, PMEIF है, पाकिस्तान मॉडल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये हमारा फाउंडेशन है, इसकी इस डिपार्टमेंट के जेडी, इसका मैं पैट्रन हूँ। और इसके अंदर जो कानून है, वो कानून के कागज़ भी आप मेरे से ले लें। उस कानून में ये है कि जी उसके जो नौकरियाँ होंगी उसकी अपॉइंटमेंट 19 से ऊपर जो होगी उसमें चेयरमैन का अमल दखल होगा और वो कमेटी में बैठेगा। और जो 19 से नीचे होंगी उसमें PMEIF का सेक्रेटरी बैठेगा और उसके नीचे जो कमेटी बैठेगी। 19 ग्रेड की कोई पोस्ट ही नहीं हुई, तो जब 19 ग्रेड की कोई पोस्ट ही नहीं हुई तो आप मेरे पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? तो एक बात मैं मुख्तसर करूँगा और तफसील से भी पूछ लीजिएगा, मेरे को आपका क्वेश्चन बीच में आपको सोचें। और उसके बाद वो पोस्टें हुई थी 1 साल के लिए, जो पोस्टें रखी गई और क्यों रखी गई वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी, तो अभी 13-14 साल गुजर गए, तो उनको आपने निकाला क्यों नहीं? अगर वो ज़रूरत नहीं थी और मैंने रख ली तो उनको निकाल देना चाहिए था। तीसरी चीज़ ये कि वो रखी क्यों गई? वो रखी इसलिए गई कि मैंने तमाम के तमाम टीचर्स थी। जी, ये मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ। PMEIF के में जो है ना, ये एक NGO है। जी जी। अब तो ये NGO के लिए बना नहीं सकते, लेकिन बना लिया कि बना लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये नौकरियाँ दी क्यों? अगर मैंने भी दी, अगर मेरे सेक्रेटरी ने दी तो क्यों दी? वो यूँ दी कि मैंने नए कॉलेजेस बनाए, मैंने नए स्कूल्स बनाए, मैंने डबल शिफ्टें की, और डब इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इलाके के लोग जो है ना वो एजुकेशन हासिल करें। किस इलाके? ये वो लाहौर में पहले से कई तो कॉलेज स्कूल थे, वो भी उस एक खास एरिया में जो मेरा हल्का भी आता है। मजे की बात है कि मेरा जो हल्का आता है वो मैंने स्कूल सारे नहीं उधर बना दिए, उधर पहले के स्कूल भी बने हुए, नवाज शरीफ हाई स्कूल, आयशा सदीका हाई स्कूल, ट्रस्ट मॉडल स्कूल, ये मैंने तो नहीं बनाए, ये मेरे से पहले बने थे, लेकिन इनमें मैंने डबल शिफ्टिंग कर दी और इनमें मैंने सब्जेक्ट इन्वेंट कर दिए, जैसे BCom का सब्जेक्ट इन्वेंट कर दिया कॉलेज में। और उसके बाद मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया, फिर मैंने डॉक्टर मतीन फातिमा हाई स्कूल बनाया, इस तरह से काफ़ी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए। और उनमें जो टीचर्स तो रखनी थी, आप इल्ज़ाम एक लगा सकते थे, चाहे सेक्रेटरी पे चाहे मुझ पर, कि जी आपने MA टीचर रखनी थी, आपने BA क्यों रखी? आपने इंग्लिश का सब्जेक्ट आपके पास था नहीं तो आपने इंग्लिश का सब्जेक्ट रखे, या आपका उर्दू का सब्जेक्ट था नहीं, आपने उर्दू की टीचर क्यों रखे? ये इस टाइप का कुछ करके तो आप बना सकते थे केस तो वहाँ बनता ही नहीं, कोई सूरत हाल नहीं। अब हुआ ये कि इन्होंने सेक्रेटरी के ऊपर केस बना दिए, जब सेक्रेटरी को पकड़ के लेके गए बना के, मैं तो था नहीं, तो उस बेचारा वो उसने कोई गलत, उसने भी कोई काम नहीं गलत किया था, उसने फिर जनाब वो जो बेचारे का बेटियों वाले जो भी लोग होते हैं उनको परेशानी होती है कि मैं जेल जाऊँगा, तो उनके जो हमजुल्फ थे, बहुत बड़े पार्टी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, मैं लगता उनका नाम, उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी फिर इसकी एक ही सूरत है कि इनको हम छोड़ देते हैं, तो इनसे क्या वायदा में आप गवाह बन जाए तो हम आशमाश में खिला हो जाए। तो वो बेचारा क्या करता, अपनी जान छुड़ाने के लिए मेरे खिलाफ वायदा में आप गवाह बन गए।
तो जी बात यह है कि उसमें कोई एम्बेजलमेंट नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। ये जिन सहाफ़ी का आप नाम नहीं ले रहे, अगर माज़रत के साथ मैं ले नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो ठीक है। इस तरह की बात है। तो बात ये है जी कि उसमें यानी आपको भी इल्म है इस बात का, मैं ये कह रहा हूँ आपको भी इल्म है, बस ठीक है। तो आप ये देखें जो उसका फ़ोन गया था किसी रेलिवेंट क्वार्टर्स पे। जी हाँ, तो उसमें फिर ये है कि अगर ऐसी चीज़ों के लिए आप केस बना रहे हैं और आप ये देखें कि वो केस चलता चला जा रहा है, उसके अंदर वो गवाह कौन से ला रहे हैं जो गवाह कभी पीएमई इसमें रहे नहीं, वो गवाह जो कभी पीआईएमएफ के दरवाजे को नहीं देखा, किसी उसके कानून को नहीं देखा, उनकी अच्छा, इसी एक केस के सिलसिले में आपको पौने 2 साल क्या तो नहीं, ये देखे ना, ये भी केस था। और बड़े मजे की बात ये हुई कि इस केस में जब जमानत दाखिल करने के लिए गए तो एक जब पेपर उन्होंने अदालत में पेश किया, ये देखें जी इन्होंने इस पे ये इनके साइन है, और हैरान कौन बात है कि वो जज साहब को, हाई कोर्ट के जज साहब को जब वो कागज दिखाया गया तो हाई साहब ने कहा हाँ हाँ हाँ, फिर तो भाई फॉरन इनको बिल रिजेक्टेड। बात है लाल शरीफ की किस्म खा के कह रहा हूँ, मेरे साइन ही नहीं, मैं आपको कागज दिखा देता हूँ, उधर चेयरमैन लिखा है और चेयरमैन ने अभी साइन किए हो, तो अगर आप उधर मैं लिख दूं चीफ जस्टिस फलाना फलाना, या मैं लिख दूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या मैं लिख दूं फलाना चीफ, लिखने से तो नहीं होता, उसको काटते हैं फिर साइन करते हैं तो अप्रूवल होती है। वो मेरे साइन ही नहीं और उन्होंने देखे भी नहीं। और खैर वो मेरी सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो गई और सुप्रीम कोर्ट वालों ने भी ये सवाल पूछे जजेस ने कि क्या इन्होंने किसी पोस्ट के लिए पैसे नहीं है, उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा कि क्या इसने कोई अपना रिश्तेदार अपॉइंट किया है, उन्होंने कहा जी नहीं। तो उन्होंने कहा फिर इसको 2 साल से जेल में क्यों डाल रखा है, इसको फॉरन भेज। तो उन्होंने मेरी बेल हो गई। दूसरा इसी तरह एक नौकरियों का और केस है, बस ये छोटे छोटे 3 केस पेश करूंगा और करेंगे तो और भी कर दूंगा जल्दी से टाइम हुआ तो। वो था कि जी हमने डेली वेजेस के मुलाजिम रखे थे क्योंकि हमें सिक्योरिटी पे लोग चाहिए थे, और मेरे से पहले जो मैं जब चेयरमैन बन के आया तो इन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी से लोग लिए हुए थे जो 50-50 हज़ार रुपये, 60-60 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते थे, और उसके बाद 500 इकट्ठे रखे हुए, 1000 रखे हुए। तो मैं कह रहा था वो बंदे होते कहाँ हैं। जहाँ मैंने छापा मारा वहाँ जहाँ इन्होंने 150 बताया था वहाँ 20 भी नहीं थे, तो वो सारा पैसा खा रहे थे। और एक फेडरल उस्माने के जो हमारे महकमे के वजीर थे, मेरे से नाराजगी भी रही, उस वक्त के फेडरल सेक्रेटरी ने नाराजगी रही कि मैं नहीं रखूँगा इन लोगों को। उनको निकाल के मैंने डेली वेजेस के मुलाजिम रखे थे। वो स्टैंडिंग कमेटी वालों ने भी मेरे साथ दिया, वो फूल हैदरी साहब ने, वो जो मौलाना हाँ हाँ थे, वो दोनों नाम उनका नहीं आ रहा, शीन नाम उनका, वो बड़े अहम मौलवी साहब थे जो आजकल मौलाना साहब से अलग हो गए, क्या नाम है उनका, खैर वो सेनेटर थे जो हाफिज हुसैन अहमद, नहीं वो दूसरे जो सबसे बड़े हैं जो, चले मेरे मेरे जहन में मौलाना साहब का नाम गफूर हैदरी तो थे ही ना, और बड़े बड़े अच्छे मौलवी साहब है, वो सेनेटर थे। उन लोगों ने उनको बाकायदा डांटा फेडरल गवर्नमेंट को कि जो इसकी पॉइंट ऑफ व्यू है चेयरमैन की वो बिल्कुल ठीक है। खैर वो हमने रख लिया डेली वेजेस पे। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और एक ऐलान किया कि तमाम पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन जो डेली वेजेस पे हैं उनको कंफर्म किया जाएगा और उनके लिए एक कैबिनेट कमेटी बनाएगा। उस कैबिनेट कमेटी में ये हमारे नाम भी गए, और जब गए तो उन्होंने फेडरल कमेटी ने उसका बड़ा छानबीन की और उसके बाद उन्होंने हमारे 531 मुलाजिम कंफर्म कर दिए। वो लेटर मेरे पास मौजूद है कि हम उसको कंफर्म कर रहे हैं। जब उन्होंने कंफर्म कर दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने उनका बजट पास किया और आज तक बजट पास करते आ रहे हैं और आज तक उनको जनाब अली तरक्कियाँ दे रहे हैं, उनकी डीपीसी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो मेरे पे क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन मज़े की आपको बात बताऊँ, जब कंफर्म हो के आए वहाँ से कैबिनेट कमेटी से तो मैं मुल्क में नहीं था, मैं मुल्क से बाहर जाता था, दुबई में मेरा कारोबार था, इसीलिए मैंने पाकिस्तान में जो ये नौकरी ली थी इस शर्त पे ली थी कि मैं ऑनरेरी नौकरी ले रहा हूँ, मैं तनख्वाह नहीं लेता था, मैं टीए नहीं लेता था, मैं कोई बिजली का बिल गैस का बिल नहीं लेता था, मैं किसी किस्म का गवर्नमेंट का, यानी मेरे कमरे में जो मैं चाय लोगों को पिलाता था उसका बिल मैं अपनी जेब से अदा करता था। तो जब ये सारी चीज़ें थी तो मैं वहाँ उस ज़माने में गया हुआ था मैं दुबई। तो जब मैं दुबई गया हुआ था तो दुबई में मुझे इधर से फ़ोन आया कि सर ये तो आ गया लेटर, तो वो लोग कह रहे हैं हमें कंफर्म करो। तो मैंने कहा देखो अब ये पहले कच्चे थे और अब ये पक्के हो गए हैं, तो आप इनको ऐसे करो, इनका आईडी कार्ड चेक करो, इनकी डिग्रियाँ चेक करो, ताकि ये पेंशनेबल पोस्टें होंगी तो इनको उस तरीके से। उसमें कुछ डिले हो गई तो मुलाजमीन चले गए हाई कोर्ट,
हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये बिल्कुल सही है, तुम लोग इनको फौरन पक्का करो। फिर दोबारा काफ़ी देर हो गई, मैं नहीं अभी आया था, तो उन्होंने फिर वो चले गए कंटेम्प्ट में, तो वो वाइस चेयरमैन पेश हुए, तो उन्होंने कहा भाई आप बताएं आप इनको पक्का क्यों नहीं करें। तो उन्होंने कहा जी चेयरमैन का वेट करें। तो उन्होंने तुम कौन? उन्होंने कहा मैं एक्टिंग चेयरमैन हूँ। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि तुम कंफर्म करो इनको, ऑर्डर हम तुम्हें दे रहे हैं, जब तुम एक्टिंग चेयरमैन हो तो तुम कंफर्म करो। तो सिर्फ उन्होंने फिर उनको पक्का कंफर्म कर दिया। अब बात सुने, ऑर्डर दिया कैबिनेट कमेटी ने, अपॉइंटमेंट की के लिए ऑर्डर किया हाई कोर्ट ने कि कंफर्म करो, उस पर साइन किए वाइस चेयरमैन ने। मैं किधर से आ गया, मेरा कहाँ से केस बना दिया? और बैंक का केस बना हुआ है, चल रहा है जी। अब आप अंदाजा करें, अगर मैं इस पर कोई झूठ बोल रहा हूँ तो फिर कह देंगे हाँ यहाँ तुम झूठ बोल रहे हो, या किसी से कोई पैसा ले लिया तो बता दें, वो तो इल्ज़ाम ही नहीं है। मेरे किसी केस के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं है कि इन्होंने पैसे लिए, मेरे पर है कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की हुई है। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का मेरे ऊपर वो है, लेकिन गेम का कहीं भी नहीं है, किसी जगह पर। उसके बाद ये हो गया, इसी तरीके से प्लॉटों का है। अब हाई कोर्ट ने प्लॉटों की जमानत देते हुए कहा कि हमें समझ नहीं आ रही कि 1 रुपए की भी करप्शन नहीं है, और अभी तक तो प्लॉट किसी को मिले ही नहीं है, उनकी मुटेशन ही नहीं हुई है, और ईटीबीबी ने उनके पैसे रखे हुए हैं, उनसे लेके रखे हुए हैं, और किसी चीज़ को प्लॉट मिले भी नहीं। तो ये केस बनाने का क्या मकसद? नुकसान किधर से हो गया? 1 रुपए का कोई नुकसान नहीं हुआ, 1 रुपए की कोई करप्शन नहीं हुई, किसी के ऊपर पैसे का इल्जाम नहीं है, ये हाई कोर्ट कह रहा है। और जब मैं हाई कोर्ट का नाम लूंगा इसमें, तो अगर मैं गलत लूंगा तो मेरे पे कंटेम्प्ट बने। तो फिर अब और एक और इन्वेस्टमेंट का केस बनाया हुआ है, जिसके कागज ओरिजिनल जान के पेश नहीं करते। जब हम कहते हैं ओरिजिनल करो, वो कहते हैं खो गए थे, फिर कहते हैं जी मिल गए हैं, जी थाना हेड से मिल गए हैं। अच्छा जी थाना हेड से मिल गए हैं तो पेश करो, जी एफआईआर वालों के पास है। जब उनसे कहते हैं एफआईआर, मतलब वो चक्कर चलाई जा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल पेपर देने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पता लग जाएगा फोर्जरी की है, वहाँ पे मेरे साइन नहीं है कि क्या। वो सारी चीज़ उसके बाद आपको जब केस देखेंगे तो पता लगेगा, और आप हैरान हो गए कि ये क्या हो क्या रहा है। हाशमी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप देरीना नहीं पायनियर्स में से हैं, तो में से नहीं, मैं ही हूँ, बाकी तो राय क्यों नहीं किया। बेशक, और फाउंडर तो कोई नहीं, सब वो है एक इफ्तिखार अहमद साहब हैं जो जर्नलिस्ट हैं, और वो उस जमाने पीपल पार्टी के अंदर मेरे से भी बल्कि वो सीनियर है। मैं नहीं कहता कि मुझे सीनियर हूँ, द रीज़न बीइंग वो ज़रा थोड़ा काफ़ी चलते फिरते, लेकिन पोस्टें उन्होंने नहीं ली, क्योंकि वो जर्नलिज्म में गए थे। अगर वो भी पोस्टें लेते तो वो भी आज फेडरल मिनिस्टर वगैरह। लेकिन मेरा सवाल दरअसल ये था, बुनियादी सवाल ये था कि आप इसके बावजूद कि आपको पार्टी ने 2 साल या पौने 2 साल आप जेल में रहे, आपकी इस अंदाज में सरपरस्ती नहीं की या पजीराई नहीं की, इसकी वजह क्या है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसी बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं पंजाब में मैं ही अंदर गया था, और मैं पंजाबी था शायद, और उर्दू अच्छी बोल लेता हूँ, पर मैं दादा परदादा के हिसाब से पंजाबी। माँ मेरी उर्दू स्पीकिंग थी, वालदा पीएचडी डॉक्टर थी, प्रोफेसर थी, तो उनकी वजह से कुछ घर में उर्दू बोलते थे तो अच्छी उर्दू बोल लेते थे। लेकिन अब ये बताएं कि मुझे तो सुप्रेंट जेल भी ताना देता था कि हाशमी साहब नून के लोगों को तो सारे मिलने आते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी आते हैं, हमजा शहबाज भी आते हैं, नाम देना बेहतर नहीं। हाँ, जो उससे पहले वाला था वो नहीं करता था, वो हंसता जाता था, बोलता रहता था। लेकिन ये उन्होंने बोला, सब लोग कहा आपको तो कोई पीपल पार्टी वाला आज तक मिलने भी नहीं आया। अब आप ये बताएं कि मेरा अंदर से तो मेरा दिल ख़राब हो गया ना, कि जब मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा ऑपरेशन हो गया और सारा कुछ हुआ, तो दिल ख़राब होता है। तो मुझे भड़काने वाले भी कहते हैं, मौजूदा जो भी आजकल हुकूमत है उसके लोग भी कहते हैं हमें, लेकिन मैं अपनी पार्टी नहीं छोड़ता, ये मेरी पार्टी है। कभी ख्याल आया कि जिस पार्टी के लिए आपने ज़िंदगी के खूबसूरत 3 साल दिए और लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रही, उसकी तरफ से इस तरह सरमेरी और टॉप लेवल क़यादत से लेकर नीचे तक के तमाम जो सीनियर रहनुमा थे, वो आपसे एक ख़ास मफ़हूम में लाताल्लुक़ रहे, इसका दुख तो होगा? दुख क्यों नहीं होगा, और दुख इसलिए भी कि मैंने तो कभी भी उनको सामने ये बात नहीं की कि ये पार्टी हमने बनाई है, ये पार्टी हम कैसे बनाते थे, ये पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे करते थे, कैसे अफजल भट्टू को बना देते थे, और कैसे शेर भट्टी बनते थे, और कैसे जनाब अली इसकी तंजीम बना करती थी, और कैसे शहीद भुट्टो से कहते थे, कैसे वजारतें बनती थी, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती थी। और ये लोग जब बन के बैठे होते थे और मैं देख रहा होता था इन सबको,
तो आपको ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने वहाँ कहीं ये ज़ाहिर नहीं होने दिया कि मैं भी पार्टी में सीनियर हूँ। मैं तो उसी पोज़ीशन पे रहा जो पोज़ीशन मुझे देते रहे। मैंने कभी अपने आप को अपने से बड़ा नहीं समझा और पोस्टों से बड़ा नहीं समझा। तो ये मैं आपसे कहूँगा कि मुझे इस बात पे दुःख है। लेकिन पार्टी मेरी है, मैं पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जा नहीं, सकता। कभी ख्याल नहीं आया कि यार जिस पार्टी के लिए मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी, क्या जो वक्त में भी रहे, इसमें नो डाउट कि आपको पार्टी ने नवाजा भी है यार। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मुझे मेरी मालूमात है, 6 से ज़ायद मरतबा आपको फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस आपके पास रहा है। जी, मैं आपको कह रहा था कि और क्यों करता? दुःख तो होता ही है। देखें, जब भी जितने भी साथी हैं, यानी मोहतरमा जब गवर्नर हाउस आया करती थी, वो पढ़ रही थी और शाहनवाज आते थे, मीर आते थे, तो उस वक्त से ही ताल्लुकात थे और सब कुछ। ये बातें फिर जब दुबई में लास्ट टाइम पे मैं बीवी से मिला था, तो ये डिस्कशन भी हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि मैं बहुत पीछे रह गया बीवी। तो क्यों पीछे रह गए? तो मैंने कुछ रीज़न बयान करे। फिर मैंने कहा जो बस में तो कहाँ पीछे रह गए, क्या बनना चाहते थे? हंस-हंस के कहें वो क्या बनना क्या चाहते थे बताओ? अब मैं समझ गया था कि ये मुझे छेड़ देंगे कि कहीं तुम पीएचडी सीट पे तो नहीं आना चाहते थे। लेकिन फिर वो मैं इस इंटरव्यू में आपको नहीं बताना चाहता मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। वो एक अच्छा इंटरव्यू होगा, मैं आपको बताऊँगा। अलबत्ता बीवी ये कहती थी कि तुम मुझे सदर बनाओगे, तो फिर मैं तुम्हें ये बनाऊँगा। वो बीवी सदर बनना चाहती थी इस दफ़ा। बीवी ने कभी प्राइम मिनिस्टर का मुझे कभी नहीं बात की कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना ये चाहती हूँ। 58 टू बी की वजह से था। जो 58 टू बी तो वैसे ही ख़त्म हो गई थी, तो फिर भी वो सदर बनना चाहती थी। थोड़ा बहुत तो था जो आसिफ जरदारी साहब के पास पावर्स थी। जो आसिफ जरदारी 58 टू बी थी तो मैं लगाई ये साहब ने कह रहा पारी हूँ किया ना ना। कि आसिफ जरदारी साहब के पास जो पावर्स थी 58 टू बी में काफ़ी कमी हो चुकी थी। इवन देन जो आसिफ जरदारी साहब के साथ पावर्स थी, उन पावर्स के साथ वो बनना चाहती थी जो आसिफ जरदारी साहब ने सरेंडर की पोस्ट, तो उनके साथ वो प्रेसिडेंट बनना चाहती थी। और कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। बीबी ने मुझे खुद कहा कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहती है इस दफ़ा। तो वो इस दफ़ा फिर वो इसकी वजह क्या थी? मैं इसकी वजह तो उनके साथ जो कुछ अभी तक सदर कर चुके थे, तो उनका ख्याल था कि वो कम से कम एक प्राइम मिनिस्टर बनाएंगी, या बनेगा जो, तो उस प्राइम मिनिस्टर को परफेक्ट 5 साल तक के चल देते हैं उसको। जैसे आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट थे तो 5 साल तक पार्टी चली, और उसमें उन्होंने जहाँ मुखालमत भी करने के लिए जो कुछ भी हुआ, उस पॉइंट्स पे असम्बली नहीं तोड़ी, उन पॉइंट्स पे मुखालमत करवा दी और वो कर दी। तो ये वो वजूहत तो बिल्कुल जेन्युइन थी मोहतरमा की। और मोहतरमा की सारी बातें जेन्युइन रही हैं। उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ी मेहनत की। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कभी किस्से आपको सुनाऊँगा तो उसके अंदर पाँच बताऊँगा आपको। तो ये दुःख वाली तो बात है ना जी, कि आप मुझे सितारा इम्तियाज़ भी देते हैं। अब मुझे इंडिया वाले भाई मर्दाना अवार्ड का और भाई रणजीत सिंह अवार्ड इसलिए देते हैं कि मैं मुझे बुलाते हैं और मुझे कहते हैं कि हमारा वो करें, इफ्तिताह करें सबसे बड़े गुरुद्वारे की। मैं उनका सबसे बड़े गुरुद्वारे की इफ्तिताह करता हूँ। उधर मुझे वो चीफ मिनिस्टर कहती है कि आप देख लें कि हमारे प्रधान जो हैं मनमोहन सिंह साहब वज़ीर आज़म हैं, लेकिन उनसे हमने इफ्तिताह नहीं कराया। हमने हमारी पूरी दुनिया की प्रबंधक कमेटियों ने कहा कि आपसे करवाएं। आपने जो खिदमत बाबा जी की है हम उसका कभी भूल नहीं सकते, इसलिए हमने आपको बुलाया। और अच्छा, आसिफ साहब, आज आप ये बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर का अगर मैं खुले लफ्ज़ों में कहूँ तो आज मेरा ख्याल है बतौर ख़ास पंजाब में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शायद कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। देखें आपकी बात मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, आपका सोच है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहलाती थी चारों सूरों की जंजीर, जंजीर। मोहतरमा शहीद वो दुनिया में नहीं रही। और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद नहीं रहे और उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, तो वो कम अज़ कम अपनी हर सूबे में हर जगह पे जड़ें बना के चले गए। वो जड़ें तो मौजूद हैं। अब वो चाहे ऊपर से सारे आपने तना काटते हों आपकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, जो आपके ज़हन में नहीं है कि हमारी पॉलिसीज़ किस तरह बनी थी, हमने कैसे गरीबी हारी का साथ दिया था, हमने कैसे किसान का साथ दिया था, हमने कैसे स्टूडेंट्स का साथ दिया था, हमने कैसे लेबर का साथ दिया था, हमने कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों का साथ दिया था, हमने कैसे ये आतम मुचन की कच्ची बातियों से लेकर सारे पाकिस्तान में कच्ची बातियों को कंट्रोल किया था। वो सारी चीज़ें जब भूल जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन क्योंकि जड़ें मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लिया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम
ख़त्म नहीं हुआ। वो जो कन्वेंशन लीग्स वगैरह होती थी, दूसरी पार्टी होती थी, उनका नाम कोई नहीं लेता, लेकिन आपका जो नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम है। और आपको मैं बताऊं, ये पंजाब का हिस्सा ही आपको हाथों में आ जाए, आप देखेंगे कि गांव काया पलट जाएगी। सर्वाइवल किस तरह हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स? वो एक बड़ी लंबी बात है और उसके अंदर कोई मुश्किल है ही नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में इस वक्त रहनुमा तो मौजूद हैं, लेकिन एक्टिविज्म खत्म हो चुकी है। अगर आपको मुस्तकबिल दीदा में पार्टी कोई अहम रोल देती है तो आपकी तरजीहात, टॉप प्रायोरिटीज आपकी क्या? देखिए, अगर तो पार्टी अगर देने वाली होती तो खुद ही कह रहे हैं कि जेल में मिलने भी नहीं आया और किसी ने आपको आपके हक में बयान भी नहीं दिया। लेकिन ये है कि अगर नहीं, उसकी वजह ये है कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब कुछ के बावजूद छोड़ी नहीं। मैं नहीं छोड़ता, तो ये इस पर्सपेक्टिव में मेरा सवाल है कि अगर आपकी पुरानी खिदमात के पेश देखिए पार्टी कुछ ऑफर्स करती है कि पेश नज़र के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि सिर्फ ये देख लिया जाए कि मैंने जैसे काम किया है, जैसे मैंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ काम किया है, जैसे मैंने उनके साथ दुनिया में गया हूँ, जैसे जैसे उन्होंने मुझे सिखाया है, जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया है, तो उस चीज़ में तो मुझे आता है काम। लेकिन बात ये है कि अगर वो मुझे काम सौंपेंगे तो मैं 1% भी अपने पर ये नहीं करता कि वो मुझे काम सौंपेंगे। लेकिन अगर वो मुझे ये काम सौंपेंगे और मेरी क़यादत मुझे कहेगी कि जी ये काम आपने करना है, तो मैं फिर क़यादत को मायूस नहीं करूँगा और मैं उनको बताऊँगा ये काम किस तरह किया जाता है। मैं तो हैरान ये हूँ कि आज के दिन तक, जब से गवर्नमेंट गई है हमारी, क्या वो इलेक्शन भी हो चुके हैं, आज तक तो किसी ने टिकट होल्डरों की मीटिंग नहीं बुलाई थी। आज तक तो टिकट होल्डर्स के साथ जो उनकी तंजीमें होती हैं उनकी मीटिंग्स नहीं बुलाई हुई थी। तो ये बातें मैं अभी इस वक्त क्या करूँगा, अपनी पार्टी की वो तो नहीं आप करनी। क्या समझते हैं आसिफ अली हाशमी साहब के ये ऑफर्स किस चैनल से आ सकती है? आया यूसुफ गिलानी साहब की तरफ से आ सकती है, नहीं, सर साबिक सदर जरदारी साहब की तरफ से, या फिर देखिए नौजवान के आदत ये बिलावल भुट्टो की जी तरफ से? पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और जो भी होंगे वो आशिफ अली जरदारी साहब से सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है और रीऑर्गेनाइजेशन के मैं बाहर इसलिए भी ज़्यादा नहीं जा रहा मिल रहा, दूसरा कि कहीं ऐसा ना कहें कि कोई लॉबी कर रहा है या कोई बात कर रहा है या किससे बात कर रहा है। लेकिन यूसुफ गिलानी साहब जो है ना वो जनूबी पंजाब की साइड के साइड पे अपनी वो कर सकते हैं, लेकिन इधर की साइड पे वो उनके एक अपने ताल्लुकात होने पे हो सकता है। लेकिन मैं क्यों उनको कहूँ, अगर किसी ने मेरे से खिदमत लेनी है, मुझे जिस जिस दौर में लगाया गया है उस दौर में ये बता दें कि मैंने काम कैसे किया। लास्ट दौर मेरा वैक्यूटस प्रॉपर्टी बोर्ड का था, तो ये बता दें कि वर्कर खुश हैं कि नाराज़ हैं, लोग खुश हैं कि नाराज़ हैं, और जो जो मैटर करता है वो खुश हैं कि नाराज़ हैं। लेकिन वो नाराज़ हैं तो फिर मुझे तो बता नहीं देना चाहिए, और अगर वो खुश हैं तो उनको जाए। शुक्रिया जनाब आसिफ अली हाशमी साहब, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, आपने जनाब सैयद आसिफ अली हाशमी साहब का इंटरव्यू मुलाजा किया। ये अब आप पे मुनहसर है कि आप इनको इनकी गुफ्तगू के तनाज़ुर में गुनाहगार साबित करते हैं या बेगुनाह। मैंने तो अब तक की मुलाकातों में जो भी नतीजा हस किया है वो यही है कि सैयद आसिफ अली हाशमी साहब ने लोगों को नवाजा ज़रूर है, पैसा नहीं लिया, रिश्वत नहीं ली और हकदार को उसका हक दिया है। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, मैं